ये प्रश्न है 6 और 20 का एस शेप निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, 20 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। ये रिवीजन है। फिर इसको लिखेंगे 2 पे घात 1 गुणा 3 पे घात 1, इसको लिखेंगे 2 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 1। इसको घातांक के रूप में लिख दिया। अब एच सी एफ क्या होगा कि जो संख्या जो गुणनखंड कॉमन आ रहा है, ठीक है, जैसे 2 पे घात 1 और 2 पे घात 2 कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, तो जो छोटी घातांक है, छोटी घातांक कहते हैं 2 पे घात 1, तो ये 2 पे घात 1 मतलब 2, ये हमारा उत्तर हो गया। ऐसे कितना 2 गया, ये कॉमन नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 17, 23, 29 का एच शेप निकालना है। तो फिर ये देखो वैसे भी दिख रहा है, ये सब अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का एच शेप 1 होता है। हमको उत्तर मालूम है लेकिन हमको करके दिखाना है। तो इसको लिखेंगे 1 गुणा 17 और 23 को लिखेंगे 1 गुणा 23 और 29 को लिखेंगे 1 गुणा 29। इसको चाहता हूँ आप घातांक के रूप में लिख दो। अब बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 पे घात 1, तो ये हमारा एस सी एफ हो जाएगा। 1 पे घात 1 का मतलब 1, तो एस सी एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। 8, 9, 21 का एस सी एफ और एलसीएम निकालना है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 8 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3 और 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। ये जो प्रश्न है ये सब परीक्षा में आए हुए हैं पहले। अब इसको लिखेंगे घातांक के रूप में। तो 2 पे घात 3 और ये जाएगा 3 पे घात 2 और ये जाएगा 3 पे घात 1 गुणा 7। अब इसको अपन गुणा 1 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब तो हमारा एस सी एफ क्या हो जाएगा, देखो इसमें से कौन सा गुणनखंड कॉमन आ रहा है। तो 2 इसमें नहीं है और 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 1 सब में है, तो हमारा एस सी एफ कितना है, 1 आएगा। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, पहले तो जो संख्या कॉमन आ रही है तो 1 आ रहा है, फिर उसके बाद ये 2 पे घात 3 ये आएगा, फिर 3 पे घात 2 3 पे घात 1, तो इसमें से बड़ी संख्या बड़ी घातांक, तो 3 पे घात 2 और 7 पे घातांक 1 ये आएगा। तो इसको अपन गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा, 9 आएगा गुणा 7। तो अब इसका गुणा कर लो इसके अंदर, 7 ने 63, तो 8 3 24 की 4, 80 है 2, 8 48 2 50, ये 504 एलसीएम आएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया और एलसीएम कितना हो गया, 504। पेपर बहुत आसान आएगा, पेपर बहुत आसान आने वाला है। अगला प्रश्न है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो मैं क्या करूँगा, ये 510 लिखा, 510 के अपन करेंगे गुणनखंड। अब कैसे करते हैं ये तो आपको मालूम है। तो 510 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसको लोग घातांक के रूप में, तो 2 पे घात 1 गुणा 3 पे घात 1 गुणा 5 पे घात 1 गुणा 17 पे घात 1। इसको लिखो 2 पे घात 2 गुणा 23 पे घात 1। अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो इनमें से कौन सा गुणनखंड इसमें है, इसमें है, तो 2 दोनों में है, तो इसकी छोटी घातांक 2 पे घात 1, 2 पे घात 1 का मतलब 2, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 2। अब हमको निकाला एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए पहले देखो कौन सा गुणनखंड दोनों में है, तो ये 2, तो 2 तो आएगा ही आएगा गुणा। अब इसके बाद देखो 3, तो 3 इसमें नहीं है, तो 3 पे घात 1 और 5 पे घात 1 और 17 पे घात 1
और 23 पे घात 1। अब इनका कर लो गुणा, जो भी संख्या आएगी 2 3 6 6 5 30 17 51 510 गुणा 23, तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 117 30 एलसीएम। ठीक है, देखो गुणा में गलत हो सकता है, लेकिन आपको ये करना ऐसे ही आपको। तो ये प्रश्न 2 या 3 नंबर में आ सकता है। 140 और 144 ये दो प्रश्न है। एक प्रश्न ये अलग ही अलग कि अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है और उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो एक प्रश्न मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक प्रश्न यहाँ कर रहा हूँ। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ 2 का भाग देंगे 140 में तो 70 आएगा, और 70 में 2 का भाग देंगे तो 35 आएगा। ठीक है, और 35 में देंगे 5 का भाग तो 7 आएगा। तो 140 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और इसको इस तरह से लिख देंगे 2 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 1 गुणा 7 पे घात 1 लिख दिया। अब इसे अपन करेंगे 144 के गुणनखंड करेंगे। ये दोनों प्रश्न अलग अलग वर्षों में आए हैं। 2 का भाग 140 में जाएंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 2 72 आएगा। फिर 2 का भाग 72 में 2 तो 36 आएगा, और 2 का भाग 36 में 2 तो 18 आएगा, और 2 का भाग 18 में 2 9 आएगा। फिर 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। इसको क्या लिखेंगे, 2 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 2। बस ये हमारा उत्तर हो गया। ये प्रश्न है 306 और 657 का एचसीएम को 9 दिया है। तो 306 और 657 का हमको एलसीएम को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या संबंध होता है, अपने को मालूम है कि ए बी, दो संख्या ए बी और एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध होता है, तो इसमें होता है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 1 2 3 4 में से कोई सी भी 3 संख्या मालूम हो तो चौथी संख्या में निकाल सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम निकालना है। तो माना तो ए के स्थान पे 306, बी के स्थान पे 657 और एचसीएफ के समय 9 गुणा एलसीएम। ठीक है, ये निकालना है, इसको हटाओ तो बटे में जाएगा। तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब देखो इसका इसमें गुणा करने में समय खराब नहीं करना, सीधे उत्तर याद कर लो। 22,338 क्या आएगा, इसको हल करेंगे 22,338। तो एलसीएम बराबर क्या आएगा, 22,338। ये हमारा उत्तर हो गया। तो 2x वर्ग माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का हमको क्या निकालना है, विभक्तिकर निकालना है। तो विभक्तिकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए बी सी के मान कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। ए का मान 2, बी का मान -4, सी का मान 3। तो मान दो बी का मान -4 वर्ग लगा दो -4, ए का मान कितना है 2, सी का मान 3। -4 का 16 आएगा, और 4 तो नहीं 8 24 आएगा, और 16 में 24 आएंगे तो माइनस के 8 आएंगे। तो ये हमारा विभक्तिकर हो गया। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो गया। प्रश्न में इतना ही पूछा था। अगर वो ये पूछे कि ये जो वर्ग समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो भी हमको इतना तो करना ही करना है। और साथ में हम देखें ये -8 आ रहा है, -8 में 0 छोटा है, तो इसका मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं। अगला में देखते हैं यहाँ पे x वर्ग माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स, एक्स वर्ग माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक 3 माइनस एक्स। ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल करेंगे अपन। तो x वर्ग माइनस 2x बराबर -2 का गुणा इसमें करेंगे तो -6 प्लस 2x। ठीक है, अब ये x को लिखा -2x, इन सबको उधर ले आओ। तो प्लस के 2x हैं तो इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे,
-6 इधर जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा 0 बचेगा। अपने को तो 0 दिखाना है, तो एक्स वर्ग -2x माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें तो हमको ये वाला पद मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ग समीकरण है। तो ये जो हमको दिया था ये द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। ये हमको चित्र दिए हैं और हमसे पूछा है कि इसके कितने शून्य होंगे। ये जो ग्राफ है किसी बहुपद का ग्राफ है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और यहाँ पे ये ग्राफ कितने बार काट रहा है, केवल एक बार काट रहा है, तो यहाँ पे केवल 1 होगा। और यहाँ पे ये नहीं काट रहा है, तो कितने होंगे, 0। हाँ ध्यान रखो, अगर ये ग्राफ केवल टच करे तो भी एक शून्य होगा, तो भी एक टच होगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये किया मैं, तो यहाँ पे हम केवल एक बिंदु पर टच कर रहा है तो एक शून्य होगा, एक शून्य होगा। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक शून्य होगा। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब ये कुछ अधूरा सा है, तो यहाँ पे लिखो, ये जो है ना, ये इसको क्या लिखना, ए नॉट इक्वल टू 0, तब आपको एक नंबर मिलेगा। फिर द्विघात बहुपद का मानक रूप ऐसा ही होता है, एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या अंतर है, यहाँ बराबर 0 आएगा, यहाँ पे बराबर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे वो ही ए नॉट इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर आपको मालूम होना चाहिए। रैखिक बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो एक शून्य होगा। द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, 2। और त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होंगे। रैखिक बहुपद के 1। ये बहुपद है एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद है के शून्यकों का योग क्या होगा, -b/a, और के बहुपद के शून्यकों का गुणा कितना होगा, c/a। अगर यहाँ पे एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता तो यहाँ पे कहते मूल आता, मूलों का योग और मूलों का गुणा। बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपको और कुछ बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।